हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने लगातार जैसा कि मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं टीजीटी पीजीटी मेरे जो विद्यार्थी अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो साहब आज मैं पुनः आपके लिए टीजीटी पीजीटी से कनेक्टेड एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैं फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री के वीडियो दे रहा हूं अपने टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही जूनियर सुपर टेट के लिए भी विशेष ध्यान रखें। वो जो जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। तो जब मैं आज का वीडियो की बात कर रहा हूं तो मैंने लिखा है टीजीटी एंड पीजीटी फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री द ओड। आज मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश पोइट्री का एक टाइप ओड। अब तक मैं आपको सोनेट समझा चुका हूं और एलिजी समझा चुका हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा ओड, आखिरकार ओड क्या होती है। ठीक है साहब, तो डायरेक्ट हम लोग इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है द ओड इज ए सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन ऑलवेज इन राइम एंड लॉन्गर देन द लिरिक। अगर हम ओड की बात करें तो ओड जो है वो एक गंभीर होने के साथ साथ एक उच्च स्तर के विषय पर लिखी जाती है। सदैव ये राइम होती है, तुकबंदी के अनुसार लिखी जाती है और ये हमेशा लिरिक से बड़ी होती है। ऐसे बड़ी होती है लिरिक पोएम जो होती है, लिरिक पोएम प्रायः शॉर्ट पोएम्स होती हैं, तो ये लिरिक पोएम से बड़ी होती है। फिर से समझ लीजिए, ओड जो होती है वो हमारी सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन होती है, हमेशा राइम्स में होती है, साथ ही साथ लिरिक से लॉन्गर होती है। इट इज इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस एंड एक्सपोजेस द इंपॉर्टेंस एंड ग्रेट क्वालिटीज ऑफ समवन ग्रेट। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी ओड होती है उसमें एक प्रकार का एड्रेस यानी कि संबोधन दिखाया जाता है, और संबोधन काय का होता है, किसी इंपॉर्टेंस का, और काय का इंपॉर्टेंस होता है किसी ग्रेट क्वालिटीज ऑफ समवन ग्रेट, यानी कि किसी व्यक्ति किसी वस्तु का जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं उसको संबोधित करते हुए ओड को लिखा जाता है। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण याद ना रहे तो बहुत छोटी सी बात याद रखें आप कि ओड का मतलब होता है टू प्रेज समवन और समथिंग। टू प्रेज समवन और समथिंग यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करना क्या कहलाएगी, वो ओड कहलाएगी साहब। तो देखिए लिखा है एड्रेस, संबोधन किया जाता है, एक्सपोजेस द इंपॉर्टेंस, एक्सपोज किया जाता है इंपॉर्टेंस को, ग्रेट क्वालिटीज को, किसका, समवन ग्रेट, जो कोई महान चीज होती है, महान व्यक्ति होता है उसको। ठीक। दूसरी बात है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओड्स। ओड्स की अगर काइंड्स की बात करें तो ओड्स आपकी दो प्रकार की होती है साहब। पहली होती है द पिंडेरिक ओड। पहली कौन सी है आपकी, पिंडेरिक ओड, और दूसरी ओड होती है आपकी द होरेशन ओड। दो प्रकार की ओड आपकी, पिंडेरिक ओड और दूसरी है आपकी होरेशन ओड। स्क्रीनशॉट ले यार। अब जैसा कि अभी मैंने आपको दो प्रकार की ओड्स बताई, पिंडेरिक ओड और होरेशन ओड, तो साहब सबसे पहले पिंडेरिक ओड क्या होती है तो मैं आपको वो समझाता हूं। मैंने लिखा है आपको पिंडेरिक ओड। द ग्रीक पोएट पिंडर, नाम ध्यान रखिएगा, ग्रीक के एक पोएट हुए जिनका नाम था पिंडर, इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ओड। यानी कि ग्रीक के एक पोएट हुए जिनका नाम था पिंडर, उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ओड को तैयार किया। यानी कि ओड की इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तैयार करने वाले पोएट जो थे उनका नाम था पिंडर, जो कि कहां के थे साहब, ग्रीक के थे। इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा पिंडेरिक ओड। इट्स स्ट्रक्चर इज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स। अगर हम बात करें पिंडेरिक ओड की तो पिंडेरिक ओड का जो स्ट्रक्चर है साहब वह डांसर्स के मूवमेंट के साथ किया गया है। कैसे किया गया है, डांसर्स के मूवमेंट से लिया गया है। कैसे, द मूवमेंट हैज थ्री पार्ट्स। जो डांसर का मूवमेंट है उसको पिंडेरिक ओड में तीन प्रकार से दिखाया गया। कितने प्रकार से साहब, तीन प्रकार से, और उनका नाम लिखा गया है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड। कौन कौन से तीन भैया, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और साथ में आपका कौन सा तीसरा, एपोड।
अब हम बात करते हैं पहले की। द फर्स्ट स्टेंजा नोन एज स्ट्रोफी। पहले स्टेंजा को हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोफी नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोफी। इसमें क्या होता है? हैज द मूवमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि पिंडेरिक ओड का पहला स्टेंजा जो है वह आपका स्ट्रोफी नाम से जाना जाता है, और इस स्ट्रोफी में डांसर्स का मूवमेंट शो किया जाता है राइट टू लेफ्ट। इधर से भैया राइट से लेफ्ट की तरफ। पिंडेरिक ओड का पहला स्टेंजा जाना जाता है स्ट्रोफी नाम से, जिसमें डांसर्स का मूवमेंट जो होता है वह आपका होता है राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक। द सेकेंड स्टेंजा और एंटी स्ट्रोफी शोज द रिटर्न ऑफ द डांसर फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। द सेकेंड स्टेंजा और एंटी स्ट्रोफी शोज द रिटर्न ऑफ द डांसर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। कहने का तात्पर्य, पिंडेरिक ओड का पहला स्टेंजा स्ट्रोफी नाम से जाना जाता है, जिसमें मूवमेंट जो डांसर्स का होता है वो राइट से लेफ्ट की ओर होता है। दूसरा स्टेंजा जो है पिंडेरिक ओड का, उसको हम एंटी स्ट्रोफी के नाम से जानते हैं, और जिसमें डांसर्स मूवमेंट ऑफ डांसर जो होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर होता है। स्ट्रोफी में मूवमेंट क्या होता है? राइट से लेफ्ट की ओर। और दूसरा स्टेंजा एंटी स्ट्रोफी जो कहलाता है, उसमें डांसर्स का मूवमेंट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है साहब। अब देखिए तीसरा स्टेंजा। द थर्ड स्टेंजा और एपोड शोज मूवमेंट ऑफ डांसर्स इन ए सर्किल। भैया तीसरा स्टेंजा जो होता है, पहला स्टेंजा स्ट्रोफी, दूसरा स्टेंजा एंटी स्ट्रोफी, तीसरा जो स्टेंजा होता है उसको एपोड नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एपोड नाम से जाना जाता है, जिसमें कि डांसर्स का मूवमेंट जो होता है वो एक सर्किल में होता है, गोलाकार होता है। ठीक। तो फिर से फटाफट समझ लीजिए, पिंडेरिक ओड जो है वह ग्रीक के पोइट पिंडर साहब ने दी, इसलिए इसका नाम पिंडेरिक ओड पड़ा। यह ओड की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, जिसमें कि डांसर्स के मूवमेंट के आधार पर इस ओड को लिखा जाता है। इसमें कुल 3 प्रकार के मूवमेंट दिखाए जाते हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और तीसरा आपका एपोड। स्ट्रोफी में दिखाया जाता है, जो पहला स्टेंजा होता है उसको स्ट्रोफी कहा जाता है, जिसमें डांसर्स का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट। दूसरा स्टेंजा एंटी स्ट्रोफी, जिसमें कि डांसर्स का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट। और तीसरा स्टेंजा जो आपका होता है वो एपोड होता है, जिसमें डांसर्स का मूवमेंट जो होता है वो भैया एक सर्किल में होता है। ठीक है साहब। अब इसको जरा आगे समझिए। अब आगे क्या है, इसमें पिंडेरिक ओड से संबंधित कुछ और बातें थोड़ी सी। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है साहब, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये। तो इसमें क्या होता है, दिस सेट ऑफ स्टेंजा मे बी रिपीटेड in many, may be repeated in any number of times, आगे इसमें है भैया, जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे हम लोग 4 तक पहुंच गए थे, 5वां पॉइंट है ये। अगर हम बात करें पिंडेरिक ओड की, तो पिंडेरिक ओड में ये स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपोड जो स्टेंजा फॉर्म है वह एक पोएम में कई बार रिपीट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि ये सेट ऑफ स्टेंजा पूरा रिपीट होगा साहब। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोफी आ जाए और एंटी स्ट्रोफी और एपोड ना आए, या स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी आ जाए तो एपोड ना आए। ठीक। यानी कि ये आप कह सकते हैं, इसमें स्टेंजा जो है वो 3 के सीक्वेंस में चलते हैं।
3 स्टेंजा की आपकी लाइन हो सकती, मतलब पोएम हो सकती है, 6 स्टेंजा की पोएम हो सकती है, 9 स्टेंजा की पोएम हो सकती है, 12 स्टेंजा की पोएम हो सकती है। कुल मिलाकर 3-3 का ही सेट बने तभी पिंडेरे कोड हो सकती है, अदरवाइज पिंडेरे कोड नहीं हो सकती है। आगे की अगर मैं इसमें बात करूं तो पिंडेरे कोड जो है वह इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, इट इज ए सो कॉम्प्लेक्स इन फॉर्म दैट नाउ इट इज आउटडेटेड। या क्या हो गया साहब, ये आउटडेटेड हो गई, यानी कि पोइट्स ने पिंडेरे कोड जो है उसको लिखना ही बंद कर दिया है साहब, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें 3 सेट्स ऑफ स्टेंजा रखने पड़ते हैं, मूवमेंट ऑफ डांसर्स के हिसाब से इसको लिखना पड़ता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ओड की। ठीक है साहब, तो ये बात हो गई आपकी पिंडेरिक ओड के बारे में। अब उसके बाद दूसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हॉरेशन ओड होती है साहब पिंडेरिक ओड के बाद, तो इट इज सिंपलर फॉर्म देन द पिंडेरिक ओड। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि पिंडेरिक ओड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ओड राइटिंग की, तो हॉरेशन ओड जो है वो पिंडेरिक ओड की अपेक्षा आपकी थोड़ी सी सिंपल ओड होती है। क्या होता है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेंजा ऑफ सिमिलर लेंथ। हॉरेशन ओड के अंतर्गत क्या होता है, शॉर्ट स्टेंजास होते हैं, लेकिन उन सभी शॉर्ट स्टेंजास की एक खासियत होती है कि वे सिमिलर लेंथ के होते हैं, बराबर बराबर लाइंस के होते हैं। आप ऐसे समझ के चलिए, मान लीजिए अगर पहले स्टेंजा में 8 लाइंस हैं तो उस पोएम में 5 स्टेंजा हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 भी हो सकते हैं स्टेंजा, लेकिन अगर पहले स्टेंजा में आपकी 8 लाइंस हैं तो बचे हुए सभी स्टेंजास में 8 लाइंस ही होनी चाहिए। ठीक, नंबर ऑफ स्टेंजास कितनी भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो किसी भी स्टेंजास में कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ पहले में 4 लाइन का स्टेंजा हो सकता है पहला, तो बचे हुए सभी स्टेंजा 4 लाइन के होंगे। 5 लाइन का पहला स्टेंजा हो सकता है तो बचे हुए सभी स्टेंजास 5 लाइन के होंगे। देयर इज नो डेफिनेट नंबर ऑफ लाइंस, वही बात मैंने कहा था, निश्चित लाइंस की सीमा नहीं होती। 14 लाइन की पोएम है, 20 लाइन की पोएम है, 50 लाइन की पोएम है, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, लेकिन स्टेंजास जो होते हैं वो आपके बराबर बराबर लेंथ के होने चाहिए और होते हैं। बट द नंबर शुड नॉट डिफर फ्रॉम स्टेंजा टू स्टेंजा, यानी कि पोएम में लाइंस की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक स्टेंजा, पहले स्टेंजा में जितनी लाइंस है, बचे हुए जितने भी स्टेंजा उस पोएम में हैं उनमें लाइंस की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। अगर हम बात करें हॉरेशन ओड की, तो एक राइटर हुए आपके मार्वेल, उनके द्वारा लिखी गई अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये हॉरेशन ओड का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है साहब, नाम क्या है आपका, मार्वेल्स, और मार्वेल्स के द्वारा लिखी गई अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये आपका जो है वह हॉरेशन ओड का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जब हम बात करते हैं इन ओड्स की इंग्लिश पोइट्री में, तो इंग्लिश पोइट्री को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारे इंग्लिश पोइट्स हुए, इन्होंने ओड राइटिंग को और अधिक फेमस बनाने के लिए और अधिक सिंपल बनाने के लिए इसमें और परिवर्तन किए, इसकी फॉर्म को और अधिक सिंपलर बनाया, सिंपलर बनाने का कार्य किया साहब। अगर हम ओड राइटर्स की बात करें, ओड पोइट्स की बात करें अंग्रेजी साहित्य में, तो आप 3 नाम जो हैं, बल्कि मैं आपको 4 नाम दूंगा, आप इन 4 नामों को याद कर लीजिए। अगर ओड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 4 राइटर से ही पूछा जाएगा। पहली चीज तो मैंने 2 नाम आपके सामने लिख दिए हैं, शैली और कीट्स। ठीक, इन्होंने क्या किया, रेगुलर स्टेंजास का प्रयोग किया है अपनी पोएम में, जैसा कि हॉरेशन ओड में अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, लेकिन फिर उन्होंने कुछ पोएम में इरेगुलर स्टेंजास का भी प्रयोग किया है। मैं जॉन कीट्स के बारे में पूरा बता चुका हूं आपको विस्तार से। जॉन कीट्स साहब जो है हमारे परफेक्ट ओड राइटर कहे जाते हैं।
अंग्रेजी साहित्य में जॉन कीट्स से बड़ा परफेक्ट ओड राइटर कोई नहीं कहा जाता। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब इतने बड़े पोइट हैं, लेकिन जब ओड राइटिंग की बात आती है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ साहब ने भी ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी जैसी महान ओड्स की रचना की है, लेकिन जब ओड राइटिंग की बात आती है तो जॉन कीट्स से बड़ा ओड राइटर अंग्रेजी साहित्य में कोई अन्य नहीं है टिल डेट। आज की डेट में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तक, चाहे इनकी आप ओड पढ़ लीजिए, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू ऑटम, तो आप जब इन ओड्स को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे एक परफेक्ट ओड क्या होती है, जिसमें पूरा सेंसुअसनेस का प्रयोग होता है, सेंसुअस बर्ड पिक्चर्स होती हैं, पांचों सेंस का किस प्रकार से बखूबी प्रयोग हमारे कीट्स साहब ने किया है नोट्स के माध्यम से, और किस हद तक उस चीज को ले जाने का कार्य किया, यही काम हमारी शैली साहब ने किया। तो मैं आपको 4 राइटर, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 राइटर्स के नाम देता हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रम से। तो क्रम में मैं पहला राइटर आपको देता हूं, ये अभी मैं बिगाड़ दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। पहला राइटर मैं आपको देता हूं जो कि प्री रोमांटिक एज के राइटर हैं हमारे थॉमस ग्रे साहब। नाम आते ही इनको हम जानते हैं इनकी पोएम एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के लिए, लेकिन इन्होंने 2 ओड्स भी लिखी हैं। पहली लिखी है द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी। कौन सी लिखी है साहब? द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी। और दूसरी इन्होंने ओड लिखी है द बार्ड। कौन सी लिखी है? द बार्ड। और ये दोनों ही ओड्स जो हैं इनकी, ये दोनों के दोनों ओड्स आपकी पिंडेरिक ओड है। कौन सी ओड है साहब? पिंडेरिक ओड। अगर अंग्रेजी साहित्य में किसी लेखक ने ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ ओड, पिंडेरिक ओड को फॉलो किया है और पिंडेरिक ओड्स लिखी हैं जो कि एक रिकॉग्नाइजेशन के स्तर तक पहुंची, पहचान के स्तर तक पहुंची हैं, तो वो है हमारे थॉमस ग्रे साहब। और उन ओड्स का नाम है द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी और दूसरा द बार्ड। ठीक, ये हमारे हो गए क्या हो गए? ये प्री रोमांटिक एज के राइटर। ठीक, एज ऑफ सेंसिबिलिटी के राइटर क्यों कह लीजिए। दूसरे हमारे आते हैं रोमांटिक एज के सबसे बड़े लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर हम बात करें ओड राइटिंग की, जब मैं बात कर रहा हूं तो ओड राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर अंग्रेजी साहित्य में कोई समय आया है साहब, तो वो है आपका, सबसे बड़ी कोई एज आई है तो वो है आपकी रोमांटिक एज। और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की एक ओड है इमॉर्टैलिटी ओड। इमॉर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ साहब की ओड है। और इसमें इन्होंने क्या किया है साहब? इररेगुलर स्टैंजास का प्रयोग किया है। ठीक है साहब। फिर आपकी तीसरे राइटर आते हैं पीबी शैली साहब। मैं क्रम से अब आपको लेकर आया हूं। थॉमस ग्रे मैंने आपको बता दिए, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ साहब आते हैं, उसके बाद आते हैं पीबी शैली साहब। अगर हम शैली साहब की बात करें, पीबी शैली साहब की बात करें, तो पीबी शैली साहब भी अपने आप में एक बहुत बड़े आपके लेखक रहे हैं शैली साहब। और इनकी 2 ओड्स कम से कम आप याद कर लीजिए। एक तो है टू ए स्काईलार्क। कौन सी है साहब? टू ए स्काईलार्क। और दूसरी याद कर लीजिए इनकी ओड टू द वेस्ट विंड। कौन सी साहब? टू ए स्काईलार्क और ओड टू द वेस्ट विंड। ये 2 ओड्स जो हैं, ये ओड जो है वो रेगुलर स्टैंजास में लिखी गई है शैली साहब की। और आप कह सकते हैं कि ओड राइटिंग में मील का पत्थर साबित हुई है, माइलस्टोन के रूप में ये 2 ओड्स इनकी शामिल हैं। चौथे जो राइटर हैं आपके प्रमुख, उनका नाम आपका आता है जॉन कीट्स। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मैं इसको बिगाड़ने का प्रयत्न करूंगा, मैं ऊपर से समझाता हूं। ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें 1 सेकंड, तब मैं बिगाड़ूं उसको। ठीक, ले लिया आपने?
ठीक, अब मैं ऊपर से यहाँ समझाता हूँ जॉन कीट्स साहब को। जब हम जॉन कीट्स साहब की बात करते हैं कोड राइटिंग में, जॉन कीट्स, पहली लाइन इनके लिए ध्यान रखिए, परफेक्ट कोड राइटर। अगर अंग्रेजी साहित्य में कोई कहा गया तो जॉन कीट्स साहब कहे गए। ठीक है, कौन कहा गया साहब? जॉन कीट्स साहब आपके परफेक्ट ओड राइटर कहे गए हैं। इनकी ओड्स कुल मिलाकर 6 हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण नाम जो है वो याद कर लीजिए। ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न, दूसरी ओड इनकी याद कर लीजिए, ओड टू ऑटम। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि मेरे वीडियोस को डेली फॉलो करते हैं, मैं बता चुका हूं इनकी सभी ओड्स के बारे में, और मैंने एक निश्चित ईयर बताई थी कि एक निश्चित ईयर में इनकी सभी ओड्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं, इनकी सभी महत्वपूर्ण ओड। मैं आज यहाँ इनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, और मैं कोशिश ये चाहता हूं कि मैं जब इतनी मेहनत अपनी तरफ से कर रहा हूं तो कृपया करके थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। और यदि आपने मेरी वीडियोस को जॉन कीट्स के नहीं देखा है तो देखिए, जॉन कीट्स की रिमेनिंग ओड्स जो मैंने आपको लिखाई हैं बची हुई, उनके कृपया करके अगर आप मुझे नाम बता दें तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी, और इनकी ओड्स की पब्लिकेशन ईयर बता दें। ठीक है साहब, तो मैं मानूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे भी मेहनत करने में आनंद आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है साहब, मैं कुछ आपसे मांग तो रहा नहीं, कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ें। लेकिन अगर आपको इतना विस्तारित पढ़ने में आनंद नहीं आता है तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझें, क्योंकि आप हाई स्कूल और इंटर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जहां जब तक आप विस्तार से नहीं समझेंगे किसी चीज को तब तक आंसर देना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। खैर, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।